हेलो एवरीवन, आज हम लोग द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 करेंगे। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 आया था 25 सितंबर 1965 को। ये एक्ट 1965 सितंबर 25 को लागू हो गया था। सितंबर 25 1965 के बाद ये एक्ट लागू हो गया था और आज हम लोग इस एक्ट के बारे में इस वीडियो में हिस्ट्री, इसका डिज़ाइन, इसकी एप्लीकेबिलिटी एंड इसका डेफिनेशन, 4 पॉइंट्स देखेंगे। डेफिनेशन में आज हम लोग सिर्फ 3 ही डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड अकाउंटिंग ईयर। इस वीडियो में आपको सेक्शन बाय सेक्शन और आने वाले वीडियोस में सेक्शन बाय सेक्शन और स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर क्वेश्चन आंसर्स के साथ हमारे इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है उस हिसाब से मैं पढ़ा दूंगा। आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल फॉलो अगर आप किए तो आपको उसमें सारा कुछ चीज़ समझ में आ जाना। आई एम होपिंग दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट इज़ रिटन। और आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही पढ़ें क्योंकि वो रिकमेंडेड है, उसमें पढ़ने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। दूसरा किताब खैर मैं देखा नहीं, बट आई रिकमेंड द मटेरियल दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय आवर इंस्टीट्यूट। ओके, हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री में हम लोग देखें कि सिचुएशंस को हम लोग देखेंगे 1965 से पहले और 1965 के बाद का। 1965 से पहले एक सिचुएशन हुआ करता था, एक सिचुएशन मतलब हिस्ट्री हुआ करती थी कि एक एम्प्लॉई जो था वो काम करता था एक बिज़नेस में। उस बिज़नेस में वो काम करके बिज़नेस प्रॉफिट या लॉस कमाती थी, ठीक है। अब 3 सिचुएशंस अराइज होता था जब एक एम्प्लॉय और एक बिज़नेस चलती थी। तो एक सिचुएशन हुआ करता था कि कंपनी प्रॉफिट कमाती थी, ह्यूज प्रॉफिट कमाती थी, लॉस हो जाता था, वो हो जाया करता था, ठीक है। अब जब प्रॉफिट कमाती थी तो एम्प्लॉयर सैलरी दे दिया एम्प्लॉय को, तो उसका सारा काम ख़त्म, उसका सारा जिम्मेदारी ख़त्म। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट स्टैट्यूटरीली ऑब्लिगेटेड टू पे अ सिंगल पेनी एक्स्ट्रा टू एनी एम्प्लॉय, टू एनी ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। ओके, उसको कोई मतलब उसको कोई भी सिस्टम में या अपने लॉ या रेगुलेशन में कहीं पे भी सैलरी के अलावा कुछ चीज़ देने के लिए वो कानूनन उसके ऊपर कोई वो नहीं था, लायबिलिटी नहीं हुआ करता था। प्रॉफिट कमा लिया, सैलरी दे दो, बात ख़त्म। ह्यूज प्रॉफिट कमा लिया, सैलरी दे दो, बात ख़त्म। चाहे 50% की प्रॉफिट हो या 300-400% की प्रॉफिट हो, सैलरी दे दो, बात ख़त्म हो गई। लॉस हो गया, सैलरी दे दो, बात ख़त्म हो गई। कुछ लोग हुआ करते थे वो बोनस के हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा दे दिया करते थे। थोड़ा सा बोनस दे दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे दो, एम्प्लॉय भी खुश हो गई। थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया तो मन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ज़्यादा पैसे दे दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो बोनस दिया, इसके पीछे कोई प्रिंसिपल नहीं हुआ करता था, कोई फॉर्मूला नहीं हुआ करता था, कोई भी प्रिंसिपल, फॉर्मूला और डेफिनेशन के तहत ये नहीं हुआ करता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज एक कंपनी था ABC और दूसरा कंपनी था XYZ। ABC और XYZ सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। ABC ने सोचा इतना पैसा हम लोग एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है, सैलरी इतना है, उसका इतना पोर्शन हम लोग बोनस दे देंगे। XYZ ने सोचा कुछ नहीं देंगे, ठीक। दोनों ही कोई कानून नहीं तोड़ा, दोनों ने अपने मन के हिसाब से एक्शन लिया और अपनी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, अपनी एंटरप्राइज की पॉलिसीज़ के हिसाब से एक्शन लिया। लॉस हुआ तो कुछ वैसे भी नहीं दिया करते थे पहले, और लेबर को दबाने वाले बहुत लोग होते हैं, तो लेबर को दबा दिया जाता था। सरकार को ये चीज़ सही नहीं लगी। सरकार को लगा कि प्रिंसिपल एक होना चाहिए और एक जायज़ सी बात है कि एक कंपनी में
एक कंपनी में अगर कोई भी एंटरप्राइज में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तभी तो प्रॉफिट होता है। सिर्फ पॉलिसी एंड कुछ अच्छा डायरेक्शन अगर मैनेजमेंट दे दे, मतलब ओनर या एम्प्लॉयर दे दे, तो उसके हिसाब से नहीं प्रॉफिट होती। मेहनत और बहुत सारा चीज़ होता है जो एम्प्लॉय पुट इन करता है, अपना लेबर, अपने हार्डवर्क, तो उस हिसाब से ही प्रॉफिट बनता है। तो उस प्रॉफिट में भी एक एम्प्लॉय को शेयर मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट में सरकार को लगा कि अगर एम्प्लॉयज़ को अगर पता रहे कि उसको एक गुड अमाउंट ऑफ बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। दैट इज़ फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि दोनों कंपनियां ऑलमोस्ट सेम तरीके से, सेम प्रिंसिपल और सेम फार्मूला के बेसिस पे ही एक पैसा, एक अमाउंट ऑफ मनी या एक परसेंटेज ऑफ मनी एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए, सो दैट कि दोनों में एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, एक तरीका हो, एक फॉर्मूला हो जिसके हिसाब से ये बोनस या एक्स्ट्रा मनी अदर देन हिज सैलरी एक एम्प्लॉय को मिले। तो इसलिए ये एक्ट आया, ठीक है। इस एक्ट की डिज़ाइन में, इस एक्ट जब बना था तब उसका डिज़ाइन जो बनाने वाले के दिमाग में ये आने वाले 4 पॉइंट्स, ये 1 2 3 4 था, जिसके लिए और जिसके हिसाब से ये एक्ट पूरा बनाया गया। वो क्या था? वो था इम्पोज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। इम्पोज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इम्पोज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब इम्पोज करता है लायबिलिटी, इम्पोज करता है एक ऑब्लिगेशन, जो कि स्टैट्यूटरी मतलब है कि स्टैट्यूट द्वारा इसको कंपलसरी बनाया गया कि आपको देना ही पड़ेगा। स्टैट्यूट का मतलब है बाय थ्रू एन एक्ट, यू वोंट बी हैविंग एनी अदर वे आउट। ओके, जो बोल दिया गया उसके हिसाब से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन यानी आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाएगी बोनस का, ठीक है। इस एक्ट ने प्रिंसिपल और फॉर्मूला भी बताया गया। प्रिंसिपल यानी कि किस हिसाब से बोनस मिलेगा, किसको कितना बोनस मिलेगा, किस कंपनी को कितना परसेंट या किस हिसाब से बोनस को कैलकुलेशन किया जाएगा, वो बोनस कब पेमेंट किया जाएगा, किस ड्यूरेशन मीन्स किस अकाउंटिंग पीरियड या किस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बोनस कैलकुलेशन होगा, किन टाइप्स के एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, किन टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा बोनस। ये सारा का सारा चीज़ इस एक्ट में अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है थ्रू डेफिनेशंस एंड ब्रॉडली ले डाउन कर दिया गया है फॉर्मूलाज। प्रोवाइड, पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। ये जो फॉर्मूला है और ये जो प्रिंसिपल है, इसके हिसाब से बता दिया गया कि एक एम्प्लॉय को मिनिमम बोनस क्यों मिलेगा और कितना मिलेगा। इसका मतलब है लॉस हुआ तो भी बोनस देना पड़ेगा, लॉस या प्रॉफिट, मिनिमम बोनस तो मिलेगा ही, ये एक्ट बता देता है, ठीक है। और मैक्सिमम बोनस जो है वो बोलता है कि एक प्रॉफिट कितना भी हो, एक मैक्सिमम लिमिट डाल दी गई कि उसके ऊपर बोनस के नाम से तो आप पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। उतना ही परसेंटेज ऑफ मनी आपको बोनस देना होगा जो कि मैक्सिमम बोनस होगा। इन्फोर्स कर दिया लायबिलिटी, लायबिलिटी इन्फोर्स कर दी मतलब एम्प्लॉयर जो इस एक्ट के तहत एप्लीकेबल है, यानी कि जिन एम्प्लॉयर्स के ऊपर ये एक्ट लागू होता है, वो मतलब एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन दे दी गई है, उसमें 1 2 3 4 करके बहुत सारे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर्स है, उनको देना है पैसा, तो बोनस, तो उनको उनके ऊपर लायबिलिटी खड़ी कर दी गई कि आपको इतना परसेंटेज ऑफ पैसा जो फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा वो ये लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई एक एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी करेंगे कि ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल किन पे होती है।
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एप्लीकेबिलिटी में बताया गया है इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे, बाद में उसको 3 और 4 हिस्सों में हम लोग बांट लेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग में हम लोग से इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, 2 हिस्सों में बांटने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू एवरी फैक्ट्री हर एक फैक्ट्री में, ईच एंड एवरी फैक्ट्री में ये बोनस एक्ट अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी फैक्ट्री हो, कहाँ पे भी फैक्ट्री हो, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट उसके ऊपर लागू होगा। ठीक है, फैक्ट्री हुआ तो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ या जो भी लोग हैं उनको बोनस मिलेगा ही। ये तो पहला पॉइंट बोल दिया गया। दूसरे में जिसको डिवाइड कर दिया गया टू एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट्स, कोई सा भी एस्टैब्लिशमेंट हो अदर देन अ फैक्ट्री, उस पे भी ये एक्ट लागू हो जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन है सेकेंड वाले में कंडीशन ये है कि उस फैक्ट्री में 20 और मोर देन 20 employees should be employed। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि for every other establishment other than a factory, मतलब बाकी सारे एंटरप्राइजेज या एस्टैब्लिशमेंट्स जो कि फैक्ट्री नहीं हैं उन पे भी ये लागू होगा तभी जब 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उस कंपनी या उस एस्टैब्लिशमेंट में काम करे, तब उस पे ये एक्ट लागू हो जाएगा। अच्छा, यानी कि हम लोगों ने देखा एप्लीकेबिलिटी में एवरी फैक्ट्री हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट 20। अब एवरी अदर में 20 वाला जो है, 20 एम्प्लॉयज़ वाला जो है, वो हम लोग किस दिन पकड़ेंगे? साल के स्टार्टिंग में पकड़ेंगे कि सारा साल 20 जनों को काम करना होगा कि कब? तो एक्ट बताता है ऑन एनी डे, ऑन एनी डे। एनी डे का मतलब क्या हुआ? एनी डे का मतलब हुआ कोई सा भी दिन। ठीक है, सपोज कंपनी है, उसमें एक एस्टेब्लिशमेंट है जो कि फैक्ट्री नहीं है, वो नॉर्मली 15 लोगों को रखती है। ठीक है, 15 पीपल ओनली। अब 15 पीपल काम कर रहा था, मार्च से स्टार्ट हुआ ये। अब दिसंबर को एक दिन आया जब उसको लगा 21 जन की ज़रूरत है उस दिन, तो उसने 6 लोगों को बाहर से बुलवा लिया और काम करवा लिया। ठीक है, उस एक दिन के लिए पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट पे ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू हो जाएगा और सबको बोनस मिलना चालू हो जाएगा। इस एक्ट की खासियत ये है कि वंस इट्स एप्लीकेबल, इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल। यानी कि सपोज 2010 को सिर्फ एक ही दिन के लिए 21 जन काम किया था, उसके बाद 2011 गया, 12 गया, 13 गया, कभी भी 20 जन हुआ ही नहीं, हमेशा 15 ही था। लेकिन वो जो 2010 साल को एक दिन अब एम्प्लॉयज़ रजिस्टर में 21 जन का नाम घुस गया या 20 जन का नाम घुस गया, उसके नेक्स्ट दिन ही सपोज उन लोगों को निकाल दिया गया। फिर भी ये एक्ट तब से लेके अब तक एंड इवन इन फ्यूचर टिल द एस्टैब्लिशमेंट इज़ डूइंग बिजनेस, ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा उस एम्प्लॉयर को, उस एस्टैब्लिशमेंट पे। ठीक है,
अब हम लोग बीच में से एक लाइन डालेंगे यहाँ पे, डाल के हम लोग लिखेंगे कि एक सिचुएशन अराइज हुआ कि एक इस 20 या 20 से ज़्यादा का नंबर जो एक्ट बोल दिया, उससे एम्प्लॉय लोग क्या किया, कुछ 19 एम्प्लॉयज़ अपने रजिस्टर में डाल दिया। वो 20 से ऊपर जाने ही नहीं देगा किसी भी हिसाब से, चाहे वो 20 या 21 या 22 लोग काम करवा लिया तो फिर भी वो 19 ही लिख के रखेगा। सरकार को लगा ये गड़बड़ है, और एक्ट इसके लिए एक पावर दे दिया सरकार को। क्या दे दिया पावर? सरकार चाहे गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गazette make any establishment or any class of establishment make applicable to this act. मतलब कि कोई सा भी एस्टैब्लिशमेंट which नहीं which has less than 20 but not less than 10 एम्प्लॉयज़। यानी कि क्या हुआ ये कि सरकार को इस एक्ट ने एक पावर दे दी कि सरकार अगर चाहे तो किसी एक एम्प्लॉई एक एस्टैब्लिशमेंट को या एक क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को ये एक्ट एप्लीकेबल करवा देगी। कैसे करवा देगी? एक नोटिफिकेशन लाएगी और नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गैजेट में डाल देगी कि ये एस्टैब्लिशमेंट या ये क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है उन पे ये एक्ट लागू हो जाएगा, ये एक्ट लागू हो जाएगा। लेकिन फिर भी लेकिन वो उन एस्टैब्लिशमेंट्स को नहीं अप्लाई करवा पाएगा या उन क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को नहीं अप्लाई कर पाएगा जिनके पास 10 एम्प्लॉय या उससे कम एम्प्लॉयज़ हो। यानी कि 11 से 20 लोग भी 19 तक को भी वो एप्लीकेबल करवा सकती है अगर सरकार को लगे, और वो उन पे एप्लीकेबल करवा देगी और उसके लिए कंपनी का 2 मंथ्स का टाइम दे देगी नोटिफिकेशन में। 2 महीने के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें अकाउंटिंग ईयर वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा कि कब से ये उन पे एप्लीकेबल होगा वगैरह वगैरह। चौथा पॉइंट हम लोग नीचे लिखेंगे कि दिस एक्ट shall also apply to certain public sector establishments। ये कुछ पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट में, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर मीन्स GOVT, ठीक है। कुछ पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट पे भी ये एक्ट लागू हो चुकी है, मतलब लागू कर दी गई है पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स पे, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी एप्लीकेबिलिटी। अब हम लोग डेफिनेशंस पे आएंगे। डेफिनेशंस
डेफिनेशंस में आज हम लोग 3 ही डेफिनेशन सिर्फ करेंगे और बाकी अगले वीडियो में करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? अकाउंटिंग पीरियड वो है जो जिस एंटरप्राइज का अकाउंटिंग पीरियड है वो एंटरप्राइज का अकाउंटिंग पीरियड को ही इस बोनस एक्ट का अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से मान लिया जाएगा। सिंपल बात है, कंपनीज के लिए अलग, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग, पार्टनरशिप के लिए अलग, तुम्हारे लिए अलग, मेरे लिए अलग, एबीसी कंपनी के लिए अलग, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए अलग, सबके लिए अलग। लेकिन बोनस एक्ट के हिसाब से ये बोला गया कि जो तुम्हारा पीरियड है वो इस एक्ट का भी पीरियड माना जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयज़ कौन है। एम्प्लॉयज़ की स्टार्टिंग जो लाइन है डेफिनेशन की, उसमें लिखा है एवरी पर्सन अदर दैन अप्रेंटिस कौन होता है? अप्रेंटिस ट्रेनी लोग होते हैं। ट्रेनी जो होता है वो अप्रेंटिस होता है। ट्रेनी कौन है? आप लोग ट्रेनी हो। आर्टिकल्स आर अप्रेंटिस और ट्रेनीज। यू आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। यू आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। यू आर सिंपली एन अप्रेंटिस। सो आप इस एक्ट के तहत नहीं आते। इस एक्ट के तहत एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले कहा गया कि एनी पर्सन अदर दैन एन अप्रेंटिस। अगले पॉइंट में बताया गया ऑन अ सैलरी और वेज नॉट एक्सीडिंग रुपीज़ 10,000 10,000 से नीचे पर मंथ, PM पर मंथ। इस सैलरी या वेज से नीचे अगर कोई ऊपर अगर कोई है तो वो इस एक्ट में नहीं आएगा। नॉट एक्सीडिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सैलरी 10,000 या वेज 10,000 के पर मंथ के से नीचे है तो आपको नहीं मिलेगा बोनस। अगर तो आपको मिलेगा बोनस। अगर आपको 10,000 से ऊपर है तो आपको नहीं मिलेगा बोनस। बोनस मिल सकता है लेकिन इस एक्ट के तहत नहीं मिलेगा। द पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जिनकी सैलरी 10,000 से नीचे है। ऊपर वालों को नहीं मिल सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में उसके बाद इस एक्ट में बहुत सारी टर्म्स दे दी है। स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है। जैसे कि कारपेंटर हो गया, क्लीनर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक एम्प्लॉय स्किल्ड भी हो सकती है, अनस्किल्ड भी हो सकती है। अब सपोज़ कि एक आदमी है, वो आया काम मांगने। ठीक है, अब वो नया है तो आपको सबको पता है कि 3 मंथ्स का एक ड्यूरेशन है, एक ट्रायल पीरियड दे दी जाती है कि 3 महीने काम कर दो, तो पसंद आया तो हम लोग तुमको परमानेंट कर लेंगे और नहीं पसंद आया तो टाटा बाय बाय कर देंगे। तो 3 महीने का जो ड्यूरेशन है, क्या ये ड्यूरेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा बोनस के लिए? क्या उनका अप्रेंटिस या ट्रेनिंग मान लिया जाएगा? केस लॉ के हिसाब से उसको हम लोगों को ये बताया गया कि वो जो प्रोबेशन या वो जो टेम्पररी पीरियड जो 3 महीने का था, वो पीरियड भी बोनस के लिए इस एक्ट के तहत ऐड हो जाएगा। यानी कि उसको जिस दिन से सैलरी मिलना चालू हुआ, क्योंकि वो अप्रेंटिस बन के नहीं आया, वो एज एन एम्प्लॉई ज्वाइन किया, इसीलिए उसको हम लोग इसमें डालेंगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आएगा। अच्छा, सैलरी किसको कहते हैं, वेजेस किसको कहते हैं? आई होप एवरीबडी नोज। सैलरी वाइट कॉलर जॉब्स को मिलता है, जो टेबल चेयर में बैठ के काम करता है। वेजेस लेबर लोगों को मिलता है जो कि ग्रे कॉलर जॉब्स में। मैनुअल सुपरवाइजरी, जैसे लेबर हो गया, उनका सुपरवाइजरी का पोजीशन होल्ड करेगा, दोनों को बोनस मिलेगा, इस एक्ट में बताया गया है, विल बी एप्लीकेबल। मैनुअल सुपरवाइजरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता है, टेक्निकल काम कर सकता है, क्लरिकल काम कर सकता है, तीनों लेवल्स में ही या
तीनों लेवल्स में भी हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर उन तीनों लेवल्स में अगर 10,000 से नीचे उनकी सैलरी है तो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट उन पर लागू होता है और उनको बोनस मिलेगा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के हिसाब से। इस एक्ट में सबसे बड़ी बात हुआ कि कोई किसी के ऊपर जोर नहीं डाल सकता। एम्प्लॉय कम पैसा दे के नहीं जोर डाल सकता, एम्प्लॉय ज़्यादा पैसा दो बोल के जोर नहीं डाल सकता है। क्लीन एंड क्लियर डेफिनेशन दे दी गई है और डिस्प्यूट के एरियाज़ को बहुत ज़्यादा घटा दिया सरकार ने इस एक्ट के बाद। ठीक है, हायर और रिवॉर्ड बेसिस पे उनको रखा गया, तो हायर और रिवॉर्ड बेसिस के ऊपर अगर रखा गया तो हायर और रिवॉर्ड बेसिस को ही बेस्ड एज अ सैलरी मान लिया जाएगा। हायर मतलब हायर एम्प्लॉई, जैसे हायर में ले लिया या रिवॉर्ड में रिवॉर्ड्स दे दो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो ये चीज़ नहीं आएगा यहाँ पे। एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड सैलरी, सैलरी एक्सप्रेस्ड हो सकता है, सैलरी इम्प्लॉयड हो सकता है। एक्सप्रेस का क्या मतलब हुआ? एक्सप्रेस का मतलब हुआ कि सपोज एक आदमी से मिस्टर ए जॉइन्स अ कंपनी, उसको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है, उसके साथ अटैच शेड्यूल्स एंड पेजेस दी जाती है जहाँ पे उसका सैलरी एक्सप्रेस किया गया होता है। एक्सप्रेस किया गया हुआ मतलब लिखा गया हुआ होता है। उसको कितना बेसिक मिलेगा, डीए कितनी मिलेगी, एचआरए कितना मिलेगा, फलाना फलाना कितना मिलेगा, टोटल वैल्यू दी गई होती है, वो एक्सप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया। ठीक है, दूसरा चीज़ है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड सैलरी क्या होता है? एम्प्लॉयड सैलरी वो होता है जो कि एम्प्लॉय किया गया है, यानी सबको पता है कि सैलरी कितनी है। आप कोई सा भी बाज़ार में चले जाइए, शहर में, कोई सा भी शहर में, आपको कई लोग फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए मिलेंगे। फुटपाथ के ऊपर कई लोग बैठे हुए मिलेंगे। अब उन लोगों के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई कारपेंटर है तो कोई पेंटर है, कोई औजार लेके बैठा हुआ है, कोई औजार नहीं लेके बैठा हुआ है, कोई खुद ही बहुत स्किल्ड है और खुद ही पूरा चेयर टेबल सब कुछ बना लेगा, और कुछ को और दो तीन लोगों की ज़रूरत होगी जिनका हेल्प के हिसाब से वो बना लेगा, या फिर कोई मतलब स्किल्ड आदमी के हिसाब मतलब स्किल्ड लोगों के अंडर में काम कर सकती है, सेमी स्किल्ड या सॉर्ट ऑफ पर्सन है वो उस टाइप के आदमी है। अब ये जो टाइप्स ऑफ काम करने वाले लोग हैं, इनका जो रेट है दैट इज़ अ गोइंग मार्केट रेट। मतलब ये है कि अगर कोई पेंटर है तो स्किल्ड होगा और उसके पास औजार होगा तो उसका रेट सबको पता है कि सपोज 450 रुपये है। सिर्फ पेंटर हुआ उसके पास औजार नहीं है, सिर्फ कारपेंटर हुआ उसके पास औजार नहीं है तो 300 रुपये है। तो दिस इज़ एम्प्लॉयड रेट, सबको पता है कि उसका कितना है। अब हम लोग आ जाते हैं फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट के एग्जाम्पल में। फैक्ट्रीज़ के बाहर में कई लोग बैठे रहते हैं जिनको टेम्पररी बेसिस पे लोग चाहिए होते हैं। उन फैक्ट्रीज़ के बाहर 100-200 लोग बैठे रहते हैं, काम चाहिए। तो फैक्ट्री का मैनेजमेंट के पास भी लोग हैं, लेबर है, फैक्ट्री में मशीन्स चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट में काम चल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि वर्क फ्लक्चुएशन या वर्कलोड ज़्यादा रहने के कारण आज हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा लोग चाहिए। तो मैनेजमेंट का कोई आदमी गेट से बाहर आता है और वो बोलता है कि भाई 30 जन हमें और चाहिए, कौन कौन आना चाहेगा, लिस्ट बनाता है, अंदर चला जाता है। उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, उनके साथ कोई टेक्निकल बातें नहीं होती कि भाई तुम कितना लोगे। अगर कितना लोगे करने लग जाएगा तो फिर सारा दिन तो कितना लोग करते ही निकल जाएगा, काम कब करेगा और पैसे कब लेगा। इसीलिए मार्केट में रेट है कि भाई 200 रुपये दे दो, 6 घंटे काम करेगा, 2 घंटे की लंच ब्रेक, 200 रुपये का वैल्यू। तो एम्प्लॉय रेट उनकी सैलरी मान ली जाएगी, दैट इज़ एन एम्प्लॉय रेट। उनको सबको पता होता है कि एम्प्लॉय रेट क्या है। अगर आप उस एरिया में या जिस जगह पे है उस जगह पे अगर आप जाएंगे तो एम्प्लॉय रेट उन जगह के सब लोगों को पता रहती है। अब सेकेंड डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं, थर्ड डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। एम्प्लॉयर किसे माना जाएगा?
तो हम लोगों ने जब एप्लीकेबिलिटी किया था, ये एप्लीकेबिलिटी वाला पेज, तब हम लोगों ने दो हिस्सों में उसको बांटा था। बेसिक पहला एकदम स्टार्टिंग, पहला था फैक्ट्री, दूसरा था टू एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट। तो हम लोगों ने दो हिस्सों में बांट लिया था एप्लीकेबिलिटी पे। तो हम लोग एम्प्लॉयर को भी दो हिस्सों में बांटे, फैक्ट्री में, और दूसरा टू एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। ओके, फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉयर कौन माना जाएगा? एक फैक्ट्री में सपोज 3000 लोग काम करते हैं, तो बोनस नहीं मिला, तो क्या 3000 लोगों को हम लोग कानूनन उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे? नहीं, किसी एक या किसी कुछ नंबर ऑफ़ पीपल को हम लोगों को एम्प्लॉयर बोल के उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी चढ़ानी पड़ेगी, तभी तो एक बंदा एक्शन होगा, बोनस मिलेगा। अदरवाइज़ 3000 लोग सारे एम्प्लॉयज़ को ही डाल दो जेल में, वैसे तो नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहला एक्ट कहता है द ओनर ऑफ द फैक्ट्री इज गोइंग टू बी नोन एज द एम्प्लॉयर ऑफ दिस of the establishment of the factory according to this act। सब कुछ according to this act ही होगा। ठीक है, जो ओनर होगा वो खुद ही आएगा, खुद ही काम करवाएगा, लोग काम करेंगे, वो बैठा रहेगा, वो खुद ही चलाता है सब कुछ, and he is running this factory on his own and therefore he is going to be known as the employer। अब this man जो यहाँ पे है ये एम्प्लॉयर मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर बुढ़ा हो गया, या सपोज एम्प्लॉयर के पास बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हो गया, वो अकेला है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपने एक फैक्ट्री को रेंट पे दे देगा। जैसे ज़मींदार लोग पहले रेंट पे दे देते थे, भाई तुमको मैंने रेंट पे दे दिया, तुम लोग लगाओ, लगा के मतलब बीज खरीदो, बाज़ार से बीज खरीद के लोग लगाओ, फर्टिलाइज़र डालो, सारा रिस्क तुम्हारा, सारे प्रॉफिट्स तुम्हारी, सारी गेंस भी तुम्हारा, अगर लॉस हुआ वो भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, मेरे को एक भाड़े के हिसाब से पैसा दो, तो बोल दिया। तो फैक्ट्री के लिए क्या होगा कि वो वाला आदमी जो रेंट पे लेगा, ही विल बी नोन एज द ऑक्यूपायर। द ऑक्यूपायर इज़ गोइंग टू बी द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रन दिस फैक्ट्री। वो अपना आदमी लगाएगा, वो अपना माल लगाएगा, पैसा लगाएगा, मतलब फॉर मटेरियल एंड ऑल। फैक्ट्री के अंदर मशीनरीज तो प्रोवाइड की गई है, सपोज ओनर नहीं प्रोवाइड कर दी फैक्ट्री में, तो बट ओनर इज़ नॉट गोइंग टू कम टू द फैक्ट्री, ओनर इज़ नॉट गोइंग टू गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब जो प्रॉफिट हुआ उस फैक्ट्री से या लॉस हुआ उससे ओनर को मतलब नहीं है, ओनर को सिर्फ मिलने चाहिए रेंट। और पहला ये एक ऑक्यूपायर को बोलना पड़ेगा कि मतलब प्रूफ करना पड़ेगा कि ही इज़ एन ऑक्यूपायर, देन ओनली ही इज़ गोइंग टू बी द एम्प्लॉयर ऑफ दिस फैक्ट्री। ठीक है, मतलब उसको पहले ऑक्यूपायर बनेगा, उसके बाद वो मतलब तभी वो एम्प्लॉयर माना जाएगा। नेक्स्ट है एजेंट। अब क्या हुआ कि उसे भाड़े पे नहीं दिया, ठीक है, उसने एक एजेंट को रख लिया, एजेंट को बोल दिया तुम काम करो, तुमको इतना कमीशन मिलेगा, या तुम काम करो, तुमको ये मिलेगा, प्रॉफिट हुआ तो इतना कमीशन मिल गया, लॉस हुआ तो इतना सा मिनिमम वैल्यू मिलेगा उसको। इस हिसाब से एक एजेंसी दे दी किसी को, या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी कंपनी को, वो जो एजेंट है वो एम्प्लॉयर बना जाएगा इस एक्ट के तहत। अब सपोज़ ये जो एम्प्लॉयर था ये मर गया, तो ये जब मर गया तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एम्प्लॉयर माना जाएगा। यानी कि नेक्स्ट इन लाइन सक्सीड जो करेगी इस फैक्ट्री को, जो इस फैक्ट्री को टेक ओवर करेगा लीगली, ही इज़ गोइंग टू बी टर्म्ड एज एम्प्लॉयर। ठीक है, ओनर अगर किसी मैनेजर को रख दिया गया, अपॉइंट कर दिया किसी को, देन दैट मैनेजर इज़ गोइंग टू बी नोन एज द एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या हुआ, 4 हिस्सों में बांट दिया गया एम्प्लॉयर को, मतलब 4 हिस्सों में डिफिनीशन दे दी गई एक एम्प्लॉयर की। अगर वो फैक्ट्री हुआ तो, अगर एक फैक्ट्री हुआ तो ये लोग एम्प्लॉयर कहलाएगा,
ये लोगों पे ये जिम्मेदारी डाल दी गई, ये लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई इस एक्ट के तहत कि ये लोग जो इस फैक्ट्री में है या जिनकी ये फैक्ट्री है या जो ये फैक्ट्री चलाती है वो एम्प्लॉयर कहलाएगी और वो ही बोनस देगी। बोनस एम्प्लॉयर के लिए हम लोगों ने दूसरा हिस्सा जो रखा था वो था एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट। एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से इस एक्ट बोलता है द पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल, मतलब पावर, ठीक है। कंट्रोल का क्या मतलब हुआ, जो चलाती है कंपनी या कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई सर्विस ओरिएंटेड फर्म, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कोई शॉप या मतलब लाइक मॉल्स एंड ऑल विच एम्प्लॉयज मोर दैन 20 पीपल, हाँ, तो उस टाइप का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, या सपोज हॉस्पिटल, या सपोज आपका हो गया जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाली कंपनीज जो हो गई वो, जैसे सपोज सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज वाली कंपनीज, या पेस्टिसाइड्स वाली कंपनीज, क्लीनिंग वाली कंपनीज, मैन पावर सप्लाई वाली कंपनीज, ये सारी कंपनीज में तो फैक्ट्री नहीं होता है, इन सब के पास तो सिर्फ ऑफिसेज होती है, क्योंकि ये लोग सप्लाई करता है, कंसल्टेंसी फर्म हो गई, ये लोग जो है, तो वो ईच एंड एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट अदर देन फैक्ट्री में आएगी। और उसमें जिस आदमी के पास अल्टीमेट कंट्रोल होगा उसको ही एम्प्लॉयर माना जाएगा। इसमें बताया गया है वो एमडी हो सकता है, वो मैनेजर हो सकता है, वो मैनेजिंग एजेंट हो सकता है, फलाना नहीं है यार, तीन ही है बस। तो ये आज हमने देखा कि सारे के सारे वर्क जो है ये ही करता है, पूरी मैनेजमेंट और अफेयर्स आर entrusted on him, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर कहलाएगा अगर ये आएगा तो, मतलब अगर वो अदर टू एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट में होगा तो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा शुरुआत से कि द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो थी वो 1965 23 सितंबर को आई थी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री देखा कि किस हिसाब से पहले क्या हुआ करता था, अब क्या होगा और होता आ रहा है 1965 के बाद। ये एक्ट बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुकी है इस एक्ट में, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू, फिगर्स बहुत सारी चेंज हो चुकी है। सपोज जो 10,000 वाला जो था ना सैलरी वाला, वो पहले 3,500 रुपये का था हुआ करता था, ओनली 3,500। एम्प्लॉय लोग मजाक से मतलब आराम से थोड़ा सा मतलब इधर उधर करके सैलरी को 3400 दिखा दिया करते थे, या 3400 बोल रहा हूँ 3550 दिखा दिया, 3560 दिखा दिया, ताकि ये बोनस एक्ट उन पर अप्लाई ही ना हो, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर। लेकिन सरकार ने उसे 10,000 बना दिया है। अब 3500 का तो 10,000 नहीं बता सकते ना, तो ये 4,000 का तो 10,000 नहीं बता सकते। दैट इज़ वाई 10,000 हैज़ बीन मेड एंड दैट अमेंडमेंट हैज़ कम रिसेंटली। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिज़ाइन कैसे किया, किस लिए डिज़ाइन हुआ, किस बनाने वाले के दिमाग में क्या था, वो हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो किस हिसाब से हुई फैक्ट्री के लिए, हर एक फैक्ट्री, अदर एस्टैब्लिशमेंट के लिए 20 से नीचे वाले की, हाँ 20 से ऊपर वालों की, और गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि भाई 20 से नीचे वालों को भी अप्लाई करवा सकती है सरकार, अगर चाहे नोटिफिकेशन के ज़रिए 2 महीने पहले भेज देगी कंपनी को कि अप्लाई कर दो, बट अगर 10 से नीचे एम्प्लॉय हुआ तो नहीं कर सकती, ठीक है, ओके। और ये पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट में कुछ पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट में भी इट ऑल्सो अप्लाइज टू सर्टेन अदर
पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन में अकाउंटिंग ईयर की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी। उसके बाद हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन देखी, जिसमें हम लोगों को पता चला कि अप्रेंटिस नहीं होगा, आएगा ही नहीं। डेफिनेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस और ट्रेनिंग। सैलरी की डेफिनेशन मतलब सैलरी में बता दिया गया कि 10,000 से नीचे उनकी सैलरी होनी पड़ेगी, नॉट एक्सीडिंग ₹10,000 पर मंथ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की डायरेक्टली उनको बता दिया गया है कि कौन कौन एम्प्लॉयज़ है, जो किस टाइप्स के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको बोनस मिलेगा, कोई सा भी हो, उनके नाम बता दिए गए। एक्सप्रेस सैलरी क्या होता है, एम्प्लॉयड सैलरी क्या होता है, हायर एंड रिवॉर्ड क्या होता है, ये हम लोगों ने अभी जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना एक फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर कौन माना जाएगा, मतलब ये वाला आदमी कौन है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके ऊपर अगर नहीं काम किया तो जिसके ऊपर एक्शन होगा, जो लायबिलिटी, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स वगैरह वगैरह के हिसाब से जिसको हम लोग पकड़ेंगे, कैच करेंगे, वो आदमी कौन होगा। ठीक है। उसमें हम लोगों ने पता चला कि फैक्ट्री का ओनर हो सकता है, ऑक्यूपायर हो सकता है, उसका एजेंट हो सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है और मैनेजर हो सकता है। इनके अलावा तो और कोई काम नहीं करवा सकता ना, एक ना एक को तो होना पड़ेगा फैक्ट्री का चलाने के लिए। तो सारे के सारे ब्रॉड वे में इसको एकदम डेफिनेशन के ज़रिए पॉइंट आउट कर दिया गया है इस एक्ट में। एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट में जो कि फैक्ट्री नहीं है उनके लिए बता दिया गया, कोई सा भी आदमी जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल पावर, अफेयर्स आर इंटरेस्टेड ऑन हिम टाइप का जो आदमी है वो ही एम्प्लॉयर माना जाएगा, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं और अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन और एम्प्लॉयज़ के बारे में हम लोग और थोड़ा बातें करेंगे, सैलरी की डेफिनेशन पे हम लोग बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, और दूसरे अदर डेफिनेशंस के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, पेशेंस। होप यू अंडरस्टूड समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।